डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि y बराबर u इंटू वी का अगर दो वेरिएबल क्वांटिटी है, दो चर राशियाँ हैं, तो उनका अवकलन हम कैसे करते हैं, उनका डिफ्रेंशिएशन हम कैसे करते हैं, उनका डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाता है। जैसे y बराबर अगर आपको दिया गया है y इक्वल टू u इंटू वी, डी वाई बराबर u इंटू डी वी प्लस v इंटू डी। कहने का मीनिंग ये है, एक क्वांटिटी आपको एक u है एक v है, जो और दोनों का एक प्रोडक्ट है, गुणा के रूप में है, जिसको y लिखा गया है। अब y का डिफ्रेंशिएशन किसी के रेस्पेक्ट में अगर करना हो तो किसी एक को हम कांस्टेंट मानते हैं, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब जिसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है उसको हम कांस्टेंट मानते हैं, और जिसको हमने कांस्टेंट किया है उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो u इंटू वी का जो रूप है वह u इंटू वी का रूप y बराबर u इंटू वी मैंने प्रोडक्ट के रूप में है। तो प्रोडक्ट के रूप में है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाता है, एक को कांस्टेंट मानते हैं, किसी एक को आप कांस्टेंट मान लीजिए, दूसरे को डिफ्रेंशिएट कीजिए। अब जिसको आपने डिफ्रेंशिएट किया है उसको कांस्टेंट मानिए, और जिसको आपने कांस्टेंट माना है उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। जैसे मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण आपको मैं दे रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए, उदाहरण दे रहा हूँ y बराबर e टू दी पावर x आपको साइन e टू दी पावर x इंटू साइन x। इसमें किसी को आप u मान सकते हो और किसी को भी मान सकते हो। मान लो इसको हमने u मान लिया और इसको मान लिया हमने v मान, समझे। और आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। किसी एक को कांस्टेंट मान लीजिए, मान लिया कि हमने इसको e टू दी पावर x को कांस्टेंट मान लिया और इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, d साइन x बाई डी एक्स हो गया। अब हमने क्या किया कि साइन x को कांस्टेंट मान लिया और d e टू दी पावर x बटा क्या किया आपका डी एक्स। साइन x को डिफ्रेंशिएट कर दिया, e टू दी पावर x को कांस्टेंट मान लिया। अब e टू दी पावर x को डिफ्रेंशिएट किया और साइन x को कांस्टेंट मान लिया, बराबर e टू दी पावर x होगा। आपको साइन x का x के रेस्पेक्ट में कितना होता है cos x, प्लस आपका ये हो गया आपको साइन x और e टू दी पावर, इसमें किसी तरह का कोई चेंज। अब इसको आप क्या कीजिए, e टू दी पावर x को बाहर कीजिए, आपको साइन x प्लस कितना cos। तो y बराबर u इंटू वी का जो फर्म होता है उसको, उसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग इसी तरह से करते हैं। एक को कांस्टेंट मानते हैं, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब जिसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है उसको हम कांस्टेंट मानते हैं, और जिसको हमने कांस्टेंट माना था उसको हम डिफ्रेंशिएट। दूसरा हमारा रूल जो होता है, अब हम लोग चलते हैं y बराबर u बाई वी का अगर फर्म है, y बराबर u बटा वी का अगर फर्म है तो उसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, उसका अवकलन हम लोग किस तरह से करते हैं। y बराबर u बटा वी का अगर फर्म है, अगर y बराबर देखिए y बराबर u बाई वी का अगर फर्म है तो y बराबर u बाई वी का फर्म होगा, तो उसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, उसका अवकलन कैसे किया जाता है। y बराबर u बाई वी का अगर फर्म आपको आता है y बराबर u बाई वी, तो उसका डिफ्रेंशिएशन आपको किस तरह से होगा, किस तरह से किया जाता है। जैसे y बराबर u बाई वी डी वाई बराबर v इंटू डी यू माइनस u इंटू डी वी बेटा वी। कहने का मीनिंग क्या होता है कि ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है, ये अंश है, ये हर है। हर वाले को हम कांस्टेंट लेते हैं, अंश वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस का साइन देते हैं। अब अंश वाले को कांस्टेंट रखते हैं, हर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं और हर के स्क्वायर से हम लोग डिवाइड करते हैं। ये न्यूमरेटर है ना, डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर को चूँकि यहाँ माइनस होता है, डिनोमिनेटर को हम कांस्टेंट लेते हैं पहले और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस साइन देते हैं। अब न्यूमरेटर को हम कांस्टेंट लेते हैं,
डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिनोमिनेटर के स्क्वायर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, आपको भागते हैं। ये u बाई वी का फॉर्म होता है, u बाई वी का। तो जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, हम उदाहरण देते हैं। y बराबर, जैसे लिख दिया y बराबर e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई cos x। ये मान लिया u है और ये आपका भी है। आपको निकालना है dy बाई आपका dy बाई dx। तो आपका जो है cos x को हमने कांस्टेंट मान लिया और d टू दी पावर x बाई क्या हो गया आपका dx हो गया, माइनस अभी टू दी पावर x को हमने कांस्टेंट मान लिया और d cos x का डिवाइडेड बाई क्या हो गया बराबर आपको कितना हो गया cos x और ये ज्यों का त्यों हो जाएगा e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x हो गया और cos का क्या होगा माइनस बराबर आपका e टू दी पावर x को कॉमन ले सकते हैं आप, cos x और प्लस क्या। तो कहने का मतलब है कि u बाई v का जो होता है फॉर्म, उसका डिफरेंशिएशन हम लोग इस तरह से करते हैं। अब हम लोग चलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx। dy बाई dx का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, dy बाई dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ज्योमेट्री से dy बाई dx को हम क्या करते हैं, dy बाई dx का ज्यामितीय अर्थ, 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 ज्यामितीय अर्थ, dy बाई dx का ज्यामितीय अर्थ। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग of dy, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx। dy बाई dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्यामितीय अर्थ क्या। इस पर हमने x को ले, x एक्सिस है y बराबर fx, y x का क्या है फंक्शन। देखिए यह एक वक्र है और वक्र क्या है, y बराबर fx है और वक्र के एक बिंदु पर, कर्व के एक बिंदु आपका ये है, एक बिंदु ये है ना, जिसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कितना है, जिसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y है और इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कितना है आपका x प्लस डेल x है, y प्लस डेल y है और इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है, इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y है। यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये x लिखने का मतलब यहाँ से डिस्टेंस x है, ये y लिखने का मतलब है कि यहाँ से डिस्टेंस आपका कितना है, y है। अब ये आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस डेल x हो गया। ये डेल x है तो ये आपका किसके बराबर होगा, ये आपको डेल x के इक्वल होगा, समझे। और ये टोटल कितना होगा, y प्लस डेल y के बराबर होगा। अब हमने क्या किया है, c से a को मिला दिया है
और मान लिया कि आपका ये जो आपका जो है ये रेखा है वह ए बी रेखा से अल्फा एंगल बनाती है। तो आप कितना लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू लंब बटा आधार नॉर्मल बटा बेस डेल्टा वाई बाई क्या डेल्टा। देखिए मान लिया कि वक्र के बिंदु ए तथा सी के कार्तीय नियामक x, y तथा x प्लस डेल एक्स कॉमा y प्लस डेल वाई ऐसी रेखा एवी से रेखा एवी के साथ एवी रेखा एवी के साथ अल्फा कोण बनाती है। आप कितना लिखेंगे? tan अल्फा बराबर डेल वाई बाई डेल। यहाँ पर tan अल्फा है आपका डेल वाई बाई डेल। अब सुनिए, अगर सी बिंदु एक की ओर अप्रोच करे, जैसे सी बिंदु जैसे एक की ओर अप्रोच करेगी, यह जो आपका लाइन ऐसी है, ए पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है उसके नज़दीक पहुंचेगी और अल्फा का मान घटते जाएगा। और जब सी ए से मिलने वाला होगा, सी इज गोइंग टू मीटिंग ए, जैसे ये जो बिंदु सी है, यह बिंदु सी, पॉइंट सी इज गोइंग टू मीटिंग ए। कहने का मीनिंग है कि tan अल्फा बराबर आपका डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल है। अगर सी बिंदु ए बिंदु के निकट जाए, अगर सी बिंदु ए बिंदु के अगर निकट आता है तो इस लाइन की लंबाई, ऐसी लाइन की लंबाई आपका कम होगी। और यह जो ऐसी रेखा है वह है आपका स्पर्श ए बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है, जो एक्स एक्सिस से थीटा कोण बनाती है, उसके नज़दीक पहुंचेगी, अल्फा का मान कम होगा। और जब सी ए से मीट करने वाला होगा तो उस हालात में यह जो ऐसी रेखा करीब स्पर्श रेखा पर आ जाएगी। और उस हालात में यह जो अल्फा होगा लगभग थीटा के क्या होगा? ए इक्वल होगा। तो हम लोग लिखते हैं यदि गिलास पानी, यदि बिंदु से यदि बिंदु सी बिंदु ए की ओर अग्रसर हो, तो सरल रेखा AC की लंबाई घटती है। सरल रेखा AC बिंदु ए पर खींची गई स्पर्श रेखा सरल रेखा ऐसी बिंदु ए पर खींची गई स्पर्श रेखा के निकट आती है। कोण अल्फा का मान
अल्फा का मान घटता है। लिखे जब C टेंस टू A, जब बिंदु C टेंस टू A, कहने का मतलब है कि अर्थात बिंदु C बिंदु A से मिलने की स्थिति में हो, अर्थात बिंदु C बिंदु A से मिलने की स्थिति में हो, A से मिलने की स्थिति में हो, तो सरल रेखा AC की लंबाई नगण्य हो जाती है, एवं कोण अल्फा लगभग कोण थीटा के बराबर होता है, इस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं, इस स्थिति में आपको tan अल्फा बराबर लगभग tan थीटा बराबर लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। क्यों? किसी बिंदु A से मिलने के स्टेट में होगा तो डेल्टा x नेग्लिजिबल होगा, इट इज अप्रोचिंग टू 0। ये जो डेल्टा x है 0 की ओर अप्रोच करेगा और तब आप डेल्टा डेल्टा x, इसको कितना लिखिएगा? तब लिखा जाता है tan थीटा बराबर आपका dy डिवाइडेड बाई dx। यानी कहने का मीनिंग होता है tan थीटा क्या है? स्लोप, ढाल, इज इक्वल टू आपको dy कहीं भी कोई भी ग्राफ है वहाँ स्लोप निकालना है, सीधे dy बाई dx निकालिए। अब आप फिजिक्स है ना, आपको फिजिक्स में y की जगह y बराबर fx, y x का फंक्शन है, y की जगह दूसरी वेरिएबल क्वांटिटी होगी जो डिपेंडेंट होगी और x की जगह दूसरी वेरिएबल क्वांटिटी हो सकती है जो इंडिपेंडेंट हो सकती है। तो कहीं भी स्लोप का है ना dy बाई dx का मीनिंग क्या होता है? इट इज नथिंग एल्स बट इट इज स्लोप। किसी बिंदु पर जो ढाल है, किसी बिंदु के लिए जो वक्र की ढाल है, उस ढाल का जो ढाल है, स्लोप है, tan थीटा है, वही dy बाई dx के क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर। वही आपका इक्वल होता है, बराबर। देखिए मान लिया कि एक आपका पिक्चर दिया जाता है, जैसे मान लिया कि आपका जो है इस पर कोई क्वांटिटी हम y ले रहे हैं, इस पर कोई क्वांटिटी y ले रहे हैं और इस पर कोई क्वांटिटी हम x ले, और मान लिया कि इस तरह का आपका ग्राफ ड्रॉ किया गया, इस तरह का आपको ग्राफ, यहाँ 0 है, मान लिया यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, मान लिया है ना, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, मान लिया यहाँ 14 है। यहाँ पर क्या है? आपको माइनस मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ आपको 6 है, और मान लिया कि कोई बिंदु हमने ले लिया, यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया, कहीं है ना
जैसे यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया x बराबर 6 के लिए। अब x बराबर 2 के लिए अगर टेंजेंट आप ड्रॉ करते हैं बिंदु ए 2 के लिए, तो x बराबर 2 के लिए हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। मान लिया कि यहाँ पर हमारा स्लोप ले लिया। उसके बाद आपका जो है a.6 है और यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ। ए एंगल मान लीजिए आपको θ1 है, ए एंगल मान लिया θ2। ए बिंदु है, ए बी बिंदु है, ये आपको सी। जैसे एक हमने सिंपली आपको एक डाटा दिया है, जैसे एक कर्व है, ये y बराबर fx जो अभी हमने समझाया था, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है। अब अगर ए पर का स्लोप निकालना है तो हम dy/dx लिखते हैं। बी पर का स्लोप निकालना है तो बी पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है वह x एक्स के समांतर है, इसलिए यहाँ पर स्लोप 0। कोई भी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम होता है तो वहाँ स्लोप जो होता है दैट इज इक्वल टू 0, वह 0 के इक्वल होता है, वह 0 के बराबर होता है। तो बी पर y का वैल्यू आपका मैक्सिमम है और यहाँ खींची गई स्पर्श रेखा जो है x एक्स के समांतर है, तो स्लोप इज इक्वल टू 0, वहाँ ढाल 0 होगा। अब बिंदु ए के लिए हम लोग ढाल लिखते हैं। बिंदु ए के लिए ढाल जैसे x बराबर 2 के लिए, 2 के लिए x बराबर 2 के लिए ढाल आपको tan θ1 बराबर dy/dx। y क्या होगा? फाइनल वैल्यू आपका 4 है, इनिशियल आपको 0। यहाँ फाइनल वैल्यू 2 है, इनिशियल क्या है? -2। बराबर क्या होगा? 4/4 बराबर ए ढाल पॉजिटिव आया। हमारा ये जो ढाल आया इट इज पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपको धनात्मक है। दिस स्लोप इज पॉजिटिव। x बराबर हमारा 2 है, x बराबर 2 के लिए हमारा स्लोप कितना है? tan θ1 ले लिया dy/dx। फाइनल वैल्यू 4 है, इनिशियल वैल्यू 0 है, यहाँ 2 है और यहाँ क्या है? -2 है, तो हमारा tan θ स्लोप पॉजिटिव है। समझे? यहाँ स्लोप पॉजिटिव कहने का मीनिंग ये है y इज फंक्शन ऑफ x। देखिए y इज इक्वल टू fx, y इज फंक्शन ऑफ x। अगर x बढ़ता है और y भी बढ़ता है तो हमारा स्लोप क्या होगा? हमारा स्लोप पॉजिटिव होगा। जैसे x बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है, तो स्लोप पॉजिटिव होगा। अब x बराबर 6 के लिए देखिए, x बराबर 6, x बराबर 6 के लिए स्पर्श रेखा वो x अक्ष के क्या है? स्पर्श रेखा वो x अक्ष के समांतर है, वो x अक्ष के समांतर है। अतः स्लोप ढाल माने dy/dx इज इक्वल टू 0। y का मैक्सिमम वैल्यू आपको b पर है, तो b के लिए स्लोप क्या है? b के लिए स्लोप जो है वह b के लिए स्लोप आपको 0 के इक्वल है, 0 के बराबर है। b के लिए स्लोप आपको 0 के इक्वल है। अब आइए हम बिंदु c के लिए चलते हैं। x बराबर 10 के लिए आते हैं कि हमारा जो x है, x बराबर 10 के लिए आपका क्या होगा? तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है, यहाँ स्पर्श रेखा देखिए स्लोप tan θ2 x बराबर 10 के लिए, x बराबर 10 के लिए आपका dy/dx tan θ2 बराबर 0 माइनस इनिशियल वैल्यू कितना है? 4। आपका फाइनल 14 है, इनिशियल क्या होगा? 10 बराबर -1। कहने का मीनिंग क्या है? हमारा स्लोप आपका पॉजिटिव भी होता है
हमारा स्लोप 0 भी होता है और हमारा स्लोप नेगेटिव भी होता है। अगर y और x में एक बढ़े और एक घटे तो हमारा स्लोप नेगेटिव होगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू y का है स्लोप 0 होगा। अगर दोनों बढ़ता है या दोनों घटता है स्लोप इज पॉजिटिव। तो ये स्लोप होते हैं, ये ढाल होते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमम। मैक्सिमा और मिनिमम क्या होते हैं? देखिए मैक्सिमा एंड मिनिमम, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। देखिए उच्चिष्ट, देखिए उच्चिष्ट, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मान लिया कि एक रेट y बराबर fx के लिए, y बराबर fx के लिए खींचा गया है। x1 पर y का मान, x1 पर y का मान अधिकतम, y का मान अधिकतम तथा x2 पर y का मान न्यूनतम है। ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं। हमने लिखा है कि y बराबर fx, y x का फंक्शन है। x1 के लिए y का वैल्यू मैक्सिमम है और x2 के लिए y का वैल्यू क्या है? आपको मिनिमम है। क्या होता है तो देखिए, x और y, थीटा 1 x1 x2, x1 x2, देखिए क्या होता है x1 के लिए। देखिए x1 के लिए y का वैल्यू आपका मैक्सिमम है। x1 के लिए y का वैल्यू जो है वो x1 के लिए y का वैल्यू आपका मैक्सिमम है। तो x1 के लिए y का वैल्यू मैक्सिमम है तो इसके पहले देखिए स्लोप पॉजिटिव है और पॉजिटिव के बाद 0 होता है तब नेगेटिव होता है। अभी आपको बताया गया स्लोप x और y में दोनों बढ़े या घटे स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टल, अगर स्पर्श रेखा x एक्सिस के पैरेलल है स्लोप इज इक्वल टू 0। x और y में एक बढ़े और एक घटे स्लोप इज नेगेटिव। तो इधर आपको जो है यहाँ पर आपका जो है आपका x1 के पहले आपका स्लोप पॉजिटिव है, उसके बाद 0 होता है, उसके बाद नेगेटिव होता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि जहाँ y का वैल्यू मैक्सिमम है वहाँ पर स्लोप पॉजिटिव से 0 होकर नेगेटिव होता है। माने dy बाई dx इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब है कि dy बाई dx में रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx में जो चेंज आ रहा है दैट इज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है?
इसलिए कि इधर स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव के बाद वो जीरो होता है, जीरो के बाद वो नेगेटिव होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या लिखते हैं? मैक्सिमम वैल्यू के लिए लिखते हैं dy बाई डी एक्स बराबर जीरो और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो। जैसे यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, हाँ, ये जो आपका मैक्सिमम वैल्यू ये का है, जैसे मान लिया ये पढ़ना x1 के लिए, x1 के लिए y का मान क्या है? x1 के लिए y का मान अधिकतम है, y का मान अधिकतम है, y का मान ढाल धनात्मक से शून्य होता है, ढाल धनात्मक से शून्य होता है। इसके बाद नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, इसके बाद ऋणात्मक होता है। कहने का मीनिंग है कि इधर स्लोप पॉजिटिव है, जीरो हो गया, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि स्लोप इज डिक्रीजिंग। तो फॉर द वैल्यू x1, अब क्या लिखिएगा? x1 के लिए मैक्सिमम y के मैक्सिमम मान के लिए, x1 के लिए अर्थात y के अधिकतम मान के लिए अब क्या लिखेंगे? अधिकतम मान के लिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो और dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स इज लेस देन जीरो। कहने का मीनिंग क्या है? कहने का मीनिंग है कि स्लोप वहाँ जीरो है और यहाँ पर स्लोप इसके पहले पॉजिटिव है, जीरो हुआ तब नेगेटिव हुआ। माने स्लोप में जो है ना रेट ऑफ चेंज आ रहा है, डी बाई डी एक्स क्या कर रहा है? रेट ऑफ चेंज। माने ढाल में जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन नेगेटिव है, माने स्लोप इज डिक्रीजिंग। तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इसलिए आप लिखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो। मैक्सिमम के लिए y का वैल्यू अगर मैक्सिमम रहेगा, उस मैक्सिमम के लिए एक कंडीशन, जहाँ y का वैल्यू आपका मैक्सिमम है वहाँ dy बाई डी एक्स जीरो और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन। अब y के न्यूनतम मान के लिए x2 के लिए y का वैल्यू न्यूनतम, x2 के लिए y का वैल्यू जो है दैट इज मिनिमम, x2 के लिए y का वैल्यू जो है इट इज मिनिमम, ये न्यूनतम है। तो उसके लिए आपका रिजल्ट क्या होगा? देखिए x2 के लिए y का मान न्यूनतम है। यहाँ क्या होता है? x2 के लिए आपका जो है स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव से जीरो होता है, जीरो से तब पॉजिटिव होता है। आपका x2 के लिए जो y का वैल्यू मिनिमम है, उसके पहले स्लोप आपको नेगेटिव है, नेगेटिव के बाद जीरो होता है, जीरो के बाद वो पॉजिटिव होता है। इसका मीनिंग क्या है? स्लोप में जो चेंज आ रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, इसलिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखिए x2 के लिए पहले स्लोप नेगेटिव है, उसके बाद जीरो हो गया, उसके बाद पॉजिटिव हो गया। तो y का मान न्यूनतम है, y के न्यूनतम मान के लिए y के न्यूनतम मान के लिए ढाल
ऋणात्मक से बढ़कर शून्य होता है। ढाल ऋणात्मक से बढ़कर शून्य होता है। इसके बाद धनात्मक होता है। इसके बाद धनात्मक होता है। इसके बाद धनात्मक होता है। धनात्मक होता है। अर्थात y के न्यूनतम मान के लिए ढाल में परिवर्तन धनात्मक है। ढाल में परिवर्तन धनात्मक। अतः y के न्यूनतम मान के लिए dy by dx बराबर dy by dx is greater than 0। क्यों? ढाल में जो चेंज आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वो बढ़ रहा है। पहले निगेटिव है, उसके बाद 0 हुआ, उसके बाद पॉजिटिव। अर्थात d2y इसी को पढ़ा जाता है d2y, नॉट d2y। d2y बटा dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ये किसके लिए होता है? बिंदु। आज बस इतना ही, फिर हम लोग अगले दिन देखेंगे।